हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो काफी ज्यादा इंटेंस बैटल के बाद देखते हैं कि किस टॉपिक को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, कौन सा टॉपिक जीता। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत थोड़े से मार्जिन से साउंड डिजाइन जीता। एंड नॉट जस्ट दैट, काफी सारे लोगों ने दोनों टॉपिक्स पे बनाने को भी बोला, इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं दोनों टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि ये वाला साउंड डिजाइन पे होगा, और अगर इस वीडियो पे 250 लाइक्स आ जाते हैं, जो कि मुझे पता है आप लोग आराम से कर दोगे, तो मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड लेवल्स पे बनाऊंगा। क्योंकि साउंड डिजाइन का टॉपिक काफी बड़ा है, मैंने डिसाइड किया कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। आज के पार्ट में हम लोग समझेंगे कि एक सिंथेसाइजर कैसे फंक्शन करता है, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, एनवेलप्स, एडीएसआर, ये सारी चीजें क्या होती है। नॉट जस्ट दैट, हम लोग समझेंगे कि बेसिक वेव शेप्स क्या होती है, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक नया लॉजिक का प्रोजेक्ट है। इसमें मैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्रिएट करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा ES2 सिंथेसाइजर, जो कि इनबिल्ट है लॉजिक का। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिरम पे दिखाऊंगा, नेक्सस पे दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रियलाइज करना है कि सारे सिंथेसाइजर्स का फंडा सेम है। कल को अगर आप लोग एनालॉग सिंथ पे जाते हो तो ऑब्वियसली उसका इंटरफेस अलग होगा। तो मैं आज आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके लिए सारे सिंथेसाइजर्स बराबर हो जाएंगे। जस्ट लाइक डिफरेंट डॉज, लॉजिक प्रो, FL स्टूडियो, एबलटन, जो कि इनमें फर्क है, सिर्फ डिजाइन का फर्क होता है, वैसे ही हर डिफरेंट सिंथेसाइजर में सिर्फ डिजाइन का फर्क होता है। उनका फंक्शन सेम ही रहता है, प्रोसीजर सेम ही रहता है। तो सिंथेसाइजर को इन डेप्थ समझने से पहले मैं आप लोगों को वेव फॉर्म्स एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो भी बेसिक वेव शेप्स होती हैं। तो जो भी हम प्रैक्टिकली साउंड सुनते हैं वो 4 वेव फॉर्म से बनती है: साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्राइंगल वेव और सॉटूथ वेव। तो अभी मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा कि उन सब में क्या डिफरेंस है, उनकी साउंड कैसी होती है और प्रैक्टिकली कहां पे वो मोस्टली यूज होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो 1 2 3 लिखा है, दीज आर ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर्स को अभी हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इस तरह से समझ लो कि ये वो जगह है जहां से आपकी साउंड जनरेट होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड और थर्ड को ऑफ कर दूंगा। नॉट जस्ट दैट, मैं बाकी भी पैरामीटर्स को ऑफ कर दूंगा इस सिंथ के। राइट, तो मैंने सारे पैरामीटर्स को ऑफ कर दिया है। तो अब हम समझेंगे कि बेसिक वेव शेप्स क्या होती है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द साइन वेव। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसके साथ एक EQ खोलता हूं। तो EQ हमें दिखाएगा इसकी फ्रीक्वेंसीज, की इसकी फ्रीक्वेंसी कहां लाई करती है और हम क्या सुन रहे हैं उसको हम बेटर वे में इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले साइन वेव सिलेक्ट कर दिया है मैंने। लेट्स लिसन टू इट कि इसकी साउंड कैसी है। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हो, मैं जो भी नोट प्ले कर रहा हूं वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। सो ये एक फ्रीक्वेंसी जो दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आई एम श्योर आप लोगों ने ये साउंड बहुत जगह पे सुनी होंगी। आप लोगों को एक हिंट देता हूं, मैं इसका ऑक्टेव ऊपर करता हूं एंड जस्ट लिसन टू दिस साउंड। आई एम श्योर आप लोग गेस कर पा रहे होंगे आपने इस साउंड को कहां पे सुना होगा। तो अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूं। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। नॉट जस्ट दिस, यहां पे भी इसका यूज होता है। एट लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आया होगा कि साइन वेव का क्या बेनिफिट है। अगर मैं आप लोगों को म्यूजिकल टर्म्स में बताऊं तो मोस्टली साइन वेव जो है वो सब बेस के लिए यूज होती है, बिकॉज इसका मैं ऑक्टेव नीचे करता हूं और आपको प्ले करके सुनाता हूं। आई एम श्योर आप लोगों को फील होगा। अगर आप लोग अच्छी मॉनिटरिंग डिवाइस पे सुन रहे हैं तो आप लोगों को वो टाइटनेस, वो सब वाली फीलिंग आएगी। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता चला होगा कि आपके 808s कहां से आते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वेव पे, जो हमारी अगली वेव है, दैट इज द स्क्वायर वेव। तो एक बार सुन के देखते हैं स्क्वायर वेव को कि वो कैसी साउंड कर रही है।
राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है, बट इवन उसके आगे कुछ और फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। और मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका फंडा समझा देता हूँ कि हार्मोनिक्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। उसके बाद हम अगली दो वेव्स पे जाएंगे सो दैट आप लोगों को और क्लियरली डिफरेंस समझ आए। तो एज्यूम करते हैं कि आपने कीबोर्ड पे एक नोट प्ले किया जो कि है G2 नोट। तो G2 नोट का मतलब है G नोट ऑफ द सेकंड ऑक्टेव। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि उस G2 नोट की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। तो वो जो 100 हर्ट्ज है वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, और उस नोट के जो हार्मोनिक्स है वो उसी के मल्टीपल्स हो जाएंगे, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 100 हर्ट्ज, जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। अगर हम ऑड हार्मोनिक्स की बात करें तो आपके सारे ऑड हार्मोनिक्स हो गए 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज एटसेट्रा। एंड अगर हम इवन हार्मोनिक्स की बात करें तो वो हो गए 200, 400, 600 एटसेट्रा। तो अगर मैं प्रिसाइसली स्क्वायर वेव की बात करूं तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको, तो स्क्वायर वेव में आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन उसके अलावा ऑड हार्मोनिक्स का भी यूज होता है एज कंपेयर टू साइन वेव। साइन वेव में सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिखती है, लेकिन स्क्वायर वेव में आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ इवन आपके ऑड हार्मोनिक्स भी आ गए, जिस वजह से आपकी जो साउंड है वो और थिक हो गई। तो अगर मैं म्यूजिकल टर्म्स की बात करूं तो ये जो स्क्वायर वेव है ये आपकी लीड बनाने के काम आती है, इवन आपके पैड्स बनाने के काम आती है, जो भी एटमॉस्फेरिक साउंड्स होती है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट वेव पे, जो कि है हमारी ट्रायंगल वेव। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नोट प्ले करूंगा C नोट, और मैं स्क्वायर और ट्रायंगल वेव के बीच में चेंज करता रहूंगा, सो दैट आप लोगों को डिफरेंस समझ आए कि इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है सुनने के बेसिस पे प्लस हार्मोनिक कंटेंट के बेसिस पे। सो लेट्स लिसन टू इट। सो सबसे पहले हम ट्रायंगल सुनते हैं। अब मैं स्विच कर देता हूं स्क्वायर पे, वापस ट्रायंगल, एक बार और स्क्वायर। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ट्रायंगल वेव्स में हार्मोनिक कंटेंट बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें स्क्वायर वेव से। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगेन ट्रायंगल वेव में स्क्वायर की तरह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस ऑड हार्मोनिक्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ट्रायंगल वेव जो है उसके अंदर एक हाई कट लगा हुआ है, जिस वजह से आपके जो हायर हार्मोनिक्स है वो रोल्ड ऑफ है, वो रिमूव हो गए हैं, जिस वजह से आपकी जो साउंड है वो काफी सॉफ्ट साउंड कर रही है एज कंपेयर टू स्क्वायर वेव। तो इसी के साथ आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अगर स्क्वायर वेव आपकी लीड्स में यूज हो रही है, पैड्स में यूज हो रही है, तो आपकी जो ट्रायंगल वेव है वो रिलेटिवली पैड्स या इवन बेस बनाने के काम में आती है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं लास्ट वेव पे। तो इसको भी समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंपेयर करूंगा स्क्वायर वेव के साथ। तो मैं एक नोट प्ले करूंगा अगेन सॉटूथ वेव का, उसके बाद मैं स्क्वायर वेव पे स्विच करूंगा, फिर मैं सॉटूथ वेव पे आऊंगा एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस कि साउंड के बेसिस पे क्या डिफरेंस है और एनालाइजर के बेसिस पे क्या डिफरेंस आ रहा है। सो सबसे पहले सॉटूथ वेव सुनते हैं, स्क्वायर वेव, अगेन सॉटूथ, स्क्वायर। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो आप लोगों को समझ आया होगा कि सॉटूथ वेव में स्क्वायर से भी ज्यादा हार्मोनिक्स हैं, तभी उसकी जो साउंड है वो सबसे ज्यादा ब्राइट साउंड कर रही है, सबसे ज्यादा क्रिस्प टोन है। तो अगर टेक्निकली आप लोगों को बताओ, हार्मोनिक कंटेंट के टर्म्स में बताऊं, तो स्क्वायर वेव में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस ऑड हार्मोनिक्स थे, लेकिन सॉटूथ वेव जो है इसके अंदर आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो होती ही होती है, लेकिन उसके अलावा ऑड प्लस इवन दोनों हार्मोनिक्स होते हैं। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था G2 नोट का, अगर मैं सॉटूथ वेव की बात करूं तो इसके अंदर 100, 200, 300, 400 यानी सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है आपके उस नोट की। सो आई गेस प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ आया हो कि इन चारों वेव्स में क्या डिफरेंस है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा कि एक सिंथेसाइजर कैसे फंक्शन करता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कुछ पीने के लिए लेके आता हूं मैं अपने लिए, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के काफी थक गया हूं। सो लेट्स गो।
राइट काफी मजा आया। तो चलते हैं वापस सिंथेसाइजर पे और समझते हैं कि ये सिंथेसाइजर कैसे फंक्शन करता है और सिंथेसाइजर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मैं EQ को क्लोज कर दूंगा और सिंथ की विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रियलाइज करना है कि ये जो सिंथ है ये इनपुट लेता है आपके मिडी से, या इवन आप कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हो म्यूजिकल टाइपिंग की मदद से। तो वो इनपुट जो है वो सबसे पहले जाता है आपके ऑसिलेटर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने एक ऑसिलेटर को समझा। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑसिलेटर्स हैं, यानी कि आप 3 टाइप की वेव्स को कंबाइन कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप साइन वेव, सॉटूथ वेव, ट्राइंगल वेव, स्क्वायर वेव ही यूज करोगे तो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाएगी आपकी साउंड। लेकिन अगर आप उनको कंबाइन कर पाओ तो आप कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म्स की तरफ भी जा पाओगे। तो एक बार इसको सुनते हैं, देखते हैं कंबाइन करने के बाद वेवफॉर्म्स कैसे साउंड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट वाला ऑसिलेटर लेता हूं और इसमें सॉटूथ वेव प्ले करता हूं। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, एक स्क्वायर वेव को ऐड करके देखता हूं। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हो वो साउंड चेंज हो चुकी है। और इसी के साथ थर्ड ऑसिलेटर को भी ऐड करते हैं एंड से इसके अंदर ट्रायंगल वेवफॉर्म ऐड करते हैं। Let's change the waveform. Even यहाँ पे नॉइस का भी फंक्शन है। इसको हम छोड़ देते हैं ट्रायंगल वेव पे। उसके बाद आपके पास ये ट्रायंगल जो है ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको किस ऑसिलेटर की साउंड कितनी प्रायोरिटी पे चाहिए। तो लेट्स फिक्स इट, देखते हैं कि हमारी साउंड कहाँ पे डिसेंट साउंड कर रही है। ये कहां पहुंच गए हम। तो आई थिंक इसको यहीं पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि इस सिंथेसाइजर में और क्या दे रखा है। एंड अगेन आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए कि आप लोगों को जरूरी नहीं है यही सिंथ यूज करना है या मैं आपको यही सिंथ सिखा रहा हूं। सारे सिंथेसाइजर में यही फंडामेंटल रहते हैं, यही ऑर्डर रहता है साउंड का। तो नेक्स्ट अप इज आवर फिल्टर। तो फिल्टर का काम वही है जो हम लोग EQ में देखते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करना। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जितनी की EQ में होती है। तो इसके लिए आप एक एडिशनल EQ भी डाल सकते हो अगर आपको कुछ प्रिसाइज फ्रीक्वेंसीज को ट्विक करना है। तो लेट्स सी कि ये फिल्टर कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये लो कट है, हाई कट है, पीक फिल्टर है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लो पास को यूज करते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वही बेसिक फंक्शन है EQ वाला। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी फिल्टर्स दिए गए हैं और ये जो नॉब है ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है अगेन कि हमें किस फिल्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। यही खास बात है एक सिंथेसाइजर की, जो एक सिंथ को दूसरे सिंथ से अलग बनाती है। यहाँ पे आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारी एनवेलप्स, जो कि यूजुअली एम्प सेक्शन में होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 एनवेलप्स हैं। एनवेलप 1 और 2 मॉड्यूलेशन में काम आते हैं और एनवेलप 3 जो है वो आपकी साउंड को शेप अप करने के काम आता है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म्स देखी होंगी, ADSR। तो A होता है अटैक, D होता है डिके, S होता है सस्टेन और R होता है रिलीज। इसको समझाने के लिए प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को नोट्स प्ले करके दिखाता हूँ और साथ साथ समझाऊंगा कि इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अटैक को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका फंक्शन क्या है। सो आई एम श्योर आप लोगों को फील हुआ होगा कि अटैक वो टाइम है कि जब भी आप अपने की को प्रेस करते हो वो फुल लेवल तक कब पहुंचे, यानी कि उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उस तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो है आपका अटैक टाइम। अब अगर हम डीके की बात करें तो डीके को समझने का बेस्ट तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नोट प्ले करता हूं तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि जब तक मैं उस नोट को नहीं छोड़ता वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहता है। तो वो जो कांस्टेंट लेवल है उसको हम बोलते हैं सस्टेन, जो कि यहाँ पे फुल पे है। तो से हम 50% पे कर देते हैं सस्टेन को एंड ट्राई टू ऑब्जर्व नाउ। तो आई एम श्योर आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि आपकी वेव एकदम से फुल लेवल पे जाती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाती है, उसके बाद एकदम रिड्यूस होके एक सस्टेन लेवल पे आ जाती है। तो बेसिकली वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वो जो मैक्सिमम लेवल है और वो जो सस्टेन वैल्यू है, उनके बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं डिके, कि आपकी साउंड कितनी जल्दी या कितनी लेट डिके होगी और उस सस्टेन लेवल पे आएगी। एट लास्ट रिलीज की अगर हम बात करें तो रिलीज सिंपली यही होता है कि एक बार आप अपने नोट को छोड़ दो, वो कितनी देर बाद रेस्ट पे आ जाए। तो एक बार इसको बढ़ा के देखते हैं रिलीज टाइम को।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी साउंड चल रही है। सो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो अटैक है कि आपकी साउंड 0 से लेके मैक्सिमम लेवल तक कितनी देर में आएगी। डिके है कि मैक्सिमम लेवल से सस्टेन लेवल तक कितनी देर में आएगी। सस्टेन लेवल वो फिक्स लेवल है कि जब तक आपने नोट को पकड़े रखा है, प्रेस्ड रखा है, वो कॉन्स्टेंटली उसी पेस पे बजेगा, कॉन्स्टेंटली उसी प्रेशर पे बजेगा। और लास्ट में रिलीज की अगर बात करें तो रिलीज वो टाइम है कि जैसे ही आप अपना हाथ उठाते हो कीज से, वो कितनी देर बाद रेस्ट पे आए। इसके बाद अगर हम लास्ट चीज पे चलें तो लास्ट चीज है हमारी मॉड्यूलेशंस। बिकॉज अभी तक आई एम श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपकी साउंड्स बहुत स्टैग्नेंट है, बहुत रोबोटिक लग रही है। अगर आपको इनमें मूवमेंट्स डालनी है तो आपको यहाँ पे मॉड्यूलेशंस का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे LFOs का यूज करके देखते हैं और मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि मॉड्यूलेशन डालने से आपकी साउंड में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टारगेट को कर देता हूँ पिच 1 2 3, पिच 1 2 और 3 है आपके ऑसिलेटर्स। तो मैं तीनों पे अप्लाई करूंगा इस इफेक्ट को एंड लेट्स सिलेक्ट LFO परफेक्ट। और यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन व्हील को कर देते हैं LFO 1 पे सेट। सो लेट्स लिसन टू इट कि ये कैसा साउंड कर रहा है। राइट, काफी ज्यादा मूवमेंट आ गई एंड इसको प्रिसाइजली यूज करने का बेस्ट तरीका ये है, आपके पास यहाँ पे रेट भी गिवन है। तो आप रेट भी सेट कर सकते हो कि आप कितने रेट पे चाहते हो कि आपकी साउंड में मूवमेंट हो, वो वाइब्रेट करे। नॉट जस्ट दैट, इस वक्त क्या है आपकी पिच में चेंज आ रहा है। अगर आप चाहते हो लेवल पे चेंज करना तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पिच 1 2 3 पे जाना है एंड सिलेक्ट एम्प। एम्प का मतलब है एम्पलीफायर या फिर जो ओवरऑल लेवल है जो आप सुन रहे हो अपनी साउंड का वो। तो लेट्स लिसन टू इट कि इसको क्या हुआ। सो इट्स मोर लाइक अ ट्रेमोलो। तो ट्रेमोलो और विब्राटो में यही डिफरेंस होता है। ट्रेमोलो में आपकी वॉल्यूम अप डाउन होती है और विब्राटो की अगर बात करें तो विब्राटो में आपकी पिच अप डाउन होती है। सो ऑल इन ऑल एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि एक सिंथेसाइजर में मेन क्या चीजों का रोल होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी साउंड शेपिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपका इनपुट जाता है ऑसिलेटर्स में, जहां पे एक वेव शेप बनती है, जहां से आपकी साउंड बननी शुरू होती है। फिल्टर में आप क्या करते हो, उसके हार्मोनिक कंटेंट को मैनुअली ट्विक करते हो और चेंज करते हो सो दैट आपकी जो साउंड का टेक्सचर है, जो टिम्बर है, वो भी चेंज हो। उसके बाद आप लोग जाते हो एनवेलप्स में, जहां पे आप साउंड का कैरेक्टर चेंज करते हो, जिस तरह से आप नोट्स प्ले करते हो कि क्या आपको फास्ट अटैक चाहिए या क्या आप चाहते हो कि वो काफी देर तक सस्टेन हो। जैसे कि हम लीड्स में देखते हैं, बेस में देखते हैं कि फास्ट अटैक और फास्ट रिलीज होता है। इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, जिसमें मैं सिर्फ साउंड्स बना के दिखाऊंगा आपको इससे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी बनाऊं तो नीचे कमेंट करें पार्ट 2। अगर काफी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा और इससे कुछ साउंड्स भी बना के दिखाऊंगा। और एक बार हमने कैरेक्टरिस्टिक सेट कर दिया साउंड का, एम्पलीफायर्स को ट्विक कर दिया, ADSR फिक्स कर दिया, उसके बाद हम लोग मॉड्यूलेशंस ऐड करते हैं जिससे आपकी साउंड में हरकत आती है, आपकी साउंड थोड़ी सी नेचुरल साउंड करती है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, cheers, all the best.